हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 7 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC है, RO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है, यूपी SI, यूपी पुलिस, यानी यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2022 में जारी जो सूचकांक हैं उसको हम रिवाइज करेंगे। तो पहला है भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2021। इसमें जो भारत है ये 85वें स्थान पर रहा और पहले स्थान पर इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये संयुक्त रूप से रहे। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, इसमें भारत 136वें स्थान पर रहा। इसे याद आप ऐसे रख सकते हैं कि भारत के लोगों के बीच जो है 36 का आंकड़ा है, यानी खुशहाली नहीं है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो 136वें स्थान पर है। और फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। फिनलैंड यानी यहाँ से याद रख सकते हो फनलैंड, फन यानी आनंद, तो फिर वैश्विक खुशहाली में जो फिनलैंड है ये पहले स्थान पर रहा। IQ एयर की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे प्रदूषित राजधानी है दुनिया की वो दिल्ली रही और जो सबसे प्रदूषित देश है वो बांग्लादेश रहा। और अगर देशों की रैंकिंग में अपने देश भारत की बात की जाए तो भारत इसमें जो है 5वें स्थान पर रहा। ठीक, ध्यान रखेंगे। सिप्री रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक हथियार आयातक देश भारत रहा और सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश अमेरिका रहा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है वो कौन सा रहा? तो इस्तांबुल शहर, ये तुर्की का है। और दोस्तों यहीं पर ध्यान रखेंगे, अगर ये पूछ लिया जाए कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा, तो वो ध्यान रखेंगे मुंबई। ठीक है, भारत का है मुंबई। अगला ध्यान रखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो प्रेस की स्वतंत्रता में जो भारत है ये 150वें स्थान पर है और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत 101वें स्थान पर है। ठीक, तो ये सभी जो रैंकिंग है दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है, तो ध्यान रखेंगे सभी अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश की अगर आपको ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में दक्षिण भारतीय शैली के पहले मंदिर का निर्माण हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका मिला है? तो जो टाटा ग्रुप है वो जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करेगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ये दोनों PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो PDF ई-बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है, जैसे ODOP हो गया, ये सभी हमने उसमें जो है कवर किया है। और दोस्तों डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने आयुष डिस्पेंसरी खोली जाएंगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, 250। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, गुजरात के कलोल में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, K-पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है श्रेया लेंका। और K-पॉप क्या होता है? तो कल के वीडियो में बताया था कि K-पॉप जो है ये एक
सिंगर की एक सिंगिंग की कला होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हर घर दस्तक अभियान 2.0 शुरू किया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है ये अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो फिर से जो मुकेश अंबानी हैं इन्होंने गौतम अडानी को पीछे छोड़ा और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में जो है कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उद्योग विश्वविद्यालय बनने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। उत्तर प्रदेश के आगरा में उद्योगों की पढ़ाई के लिए एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। आगरा में भविष्य में जातिगत कामों की बाध्यता नहीं रहेगी, यानी कोई भी काम किसी भी वर्ग का व्यक्ति जो है वो सीख सकेगा। इस यूनिवर्सिटी में परंपरागत और जातिगत उद्योगों की कला को सिखाया जाएगा। आगरा के एक्सपोर्टर्स को यूएई और ऑस्ट्रेलिया से हुए एग्रीमेंट की जानकारी देने के लिए आयोजित मीट में यह जानकारी सामने आई है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी उद्योगों की पढ़ाई के लिए, यानी जितने भी व्यापार से संबंधित हैं उद्योग धंधे उसकी पढ़ाई के लिए एक यूनिवर्सिटी खुलेगी और उसमें जो उद्योग धंधे हैं उसके बारे में जो है लोगों को पढ़ाया जाएगा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि कोई भी वर्ग का व्यक्ति है वो किसी भी काम को सीख सकेगा, यानी जातिगत बाध्यता जो है वहाँ पर नहीं रहेगी। इसके अलावा परंपरागत और जो जातिगत उद्योग हैं वो भी वहाँ पर जो है वो सिखाए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि उद्योगों की पढ़ाई के लिए प्रदेश में कहाँ पर यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, तो ध्यान रखेंगे आगरा में। अब दोस्तों आगरा से ध्यान रखेंगे आप, एक तो आगरा का ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है आगरा का, तो चमड़ा उत्पाद। ठीक, ध्यान रखेंगे चमड़ा उत्पाद जो है ये आगरा का ओडीओपी है। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि जो आगरा शहर है हमारे प्रदेश का, ये देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां पर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का उपयोग किया गया। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम को उपयोग करने वाला पहला शहर देश का आगरा और ओडीओपी इसका चमड़ा उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मगहर में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और कबीर चौरा धाम मगहर उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कबीर का जीवन मानवीय गुणों का प्रतीक है और उनकी शिक्षाएं आज भी 650 साल बाद भी प्रासंगिक है। उन्होंने कबीर के जीवन को सांप्रदायिक एकता का आदर्श उदाहरण बताया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि संत कबीर अकादमी, अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन जो है ये कहाँ पर किया गया, तो मगहर में किया गया, उत्तर प्रदेश। और ये मगहर जो ये शहर है ये कहाँ पर पड़ता है, तो संत कबीर नगर में ये पड़ता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों किसने ये जो योजनाएं हैं इसका उद्घाटन किया है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है यानी बीएचयू है ये किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 153वें स्थान पर। दोस्तों हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का नवीनतम संस्करण जारी किया, यानी 2022 का। कब किया गया, तो 1 जून 2022 को किया गया। दोस्तों इसमें जो ये रैंकिंग है इसमें एशिया के 31 देशों और क्षेत्रों के 616 विश्वविद्यालय शामिल रहे। ठीक, 31 देश इसमें शामिल थे और 616 विश्वविद्यालय जो है इसमें शामिल किए गए। इस सूची में शीर्ष 50 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा रहा, तो ध्यान रखेंगे IISc बेंगलोर, जो कि 42वें स्थान पर रहा। यानी दोस्तों ये जो रिपोर्ट है कौन सी सूचकांक है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है 2022 की, तो इसमें जो है टॉप 50 में अगर बात की जाए कि भारत का कौन सा संस्थान शामिल रहा, तो IISc बेंगलोर जो है इसमें शामिल रहा और वो 42वें स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश का जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ये 153वें स्थान पर रहा। इस सूची में अगर देखा जाए कि शीर्ष स्थान पर दुनिया भर में
यानी एशिया भर में जो शीर्ष स्थान पर है वो कौन सा संस्थान रहा? तो ध्यान रखेंगे चीन का। लगातार तीसरे वर्ष जो है चीन से शीर्ष 2 संस्थान हैं। कौन कौन से? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय, ये शीर्ष स्थान पर हैं, ठीक है, पहले और दूसरे स्थान पर। तो ध्यान रखेंगे कि हाल ही में जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का नवीनतम संस्करण जारी किया गया, तो इसमें शीर्ष स्थान पर देखा जाए तो चीन के 2 संस्थान हैं, सिंघुआ और पेकिंग, ये पहले और दूसरे स्थान पर रहे। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जो शीर्ष संस्थान रहा वो IISc बेंगलोर रहा, जिसे एशिया में 42वें स्थान पर रखा गया। और उत्तर प्रदेश में जो BHU है ये 153वें स्थान पर रहा इस रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने ACB 14400 ऐप लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, किस नाम से? ACB 14400 के नाम से। ये जो ऐप है ये राज्य भर के सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लॉन्च किया गया। इस ऐप को किसने डेवलप किया है? तो एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने इसे डेवलप किया है। इस ऐप के माध्यम से जो लोग हैं वो राज्य में किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ACB 14400 नाम का जो एप्लीकेशन है ये किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च किया गया और जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इसे लॉन्च किया। ठीक, उद्देश्य क्या है इसका ये तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यानी इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो लोग हैं वो किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। दोस्तों इससे पहले अगर बात की जाए, इससे पहले जो 14400 ये नंबर है, ये नंबर था जिसके माध्यम से लोग शिकायतें दर्ज करा सकते थे, टोल फ्री नंबर था। लेकिन इसमें क्या था? इसमें साक्ष्य जमा करने का माध्यम नहीं था। इसलिए जो ACB है एंटी करप्शन ब्यूरो, ये जो है मामले सुलझाने में सक्षम नहीं हो सका। यानी कोई भी दोषी है उसे दोषी ठहराना जो है मुश्किल हो जाता था बिना साक्ष्य की वजह से। अब क्या है, एप्लीकेशन बनाया गया तो इसमें जो है साक्ष्य सहित जो है लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। तो ध्यान रखेंगे ACB 14400 नामक जो एप्लीकेशन है ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार हाल ही में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन से अत्याधुनिक योजना बना रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, PM श्री स्कूल योजना। केंद्र सरकार हाल ही में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से PM श्री स्कूल योजना बना रही है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगे। देश के कुल 11 लाख सरकारी स्कूलों में 1% जो स्कूल हैं उनको PM श्री स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। और दोस्तों ये जो PM श्री स्कूल होंगे यहाँ पर सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, ठीक है, सारी व्यवस्थाएं जो है इन स्कूलों में होंगी। इसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर आधारित ये स्कूल होंगे। तो ध्यान रखेंगे आपकी केंद्र सरकार जो है छात्रों की भविष्य के लिए एक PM श्री स्कूल योजना जो है शुरू करने की योजना बना रही है। और इसके तहत क्या होगा, जो देश के 11 लाख सरकारी स्कूल हैं उनको, उनमें से जो 1% स्कूल हैं उनको इन PM श्री स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MIFF 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन शंख पुरस्कार मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टर्न योर बॉडी टू द सन। डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन जो एक सोवियत कैदी की अविश्वसनीय कहानी बताती है, तो इसे जो है MIFF यानी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार दिया गया। अलियोना वैन डेर होस्ट द्वारा निर्देशित ये फिल्म है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टर्न योर बॉडी टू द सन तातार वंश के एक सोवियत सैनिक की जीवन कहानी को प्रकाश में लाती है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने पकड़ लिया था। यानी दोस्तों जो एक सोवियत सैनिक है उसके जीवन पर आधारित ये फिल्म है। कौन सी? टर्न योर बॉडी टू द सन, जो कि तातार वंश का एक सोवियत सैनिक था और जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा पकड़ लिया गया था, तो उसी के जीवन पर आधारित ये फिल्म है। और किसके द्वारा निर्देशित है? तो इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, अलियोना वैन
डेर होस्ट द्वारा। ठीक है, अपनी डायरी के साथ साथ विभिन्न व्यक्तिगत और सार्वजनिक अभिलेखागार और रजिस्ट्रियों के माध्यम से उनकी बेटी सना अपने पिता के मार्ग का पता लगाने का प्रयास करती है, ताकि यह समझ सके कि वह आदमी क्यों बनाया जिसे वह एक बच्चे के रूप में जानती थी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि MIFF 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार दिया गया, वो किस फिल्म को दिया गया? तो ये टर्न योर बॉडी टू द सन नाम की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसको दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय ने। मेघालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता। मेघालय ने ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना और तंजानिया की परियोजनाओं के साथ चुनाव लड़ा। मेघालय की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में घोषित किया गया था तथा मेघे इस वर्ष विजेता पुरस्कार जीतने वाली भारत की एकमात्र परियोजना है। तो ध्यान रखेंगे कि मेघालय जो है ये संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीतने वाला बना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो भारत की एकमात्र परियोजना है मेघे, ये जो है इस वर्ष पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारत की परियोजना है। ठीक, ध्यान रखेंगे मेघालय को। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रीति का नवा संस्करण जो है अभ्यास शुरू किया गया? दोस्तों ये नवा नहीं होगा, 10वां संस्करण। ठीक, ध्यान रखेंगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रीति अभ्यास का जो है 10वां संस्करण शुरू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय रक्षा सहयोग एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स संप्रीति 10, ठीक, ध्यान रखेंगे, पूर्व संप्रीति का 10वां संस्करण बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन में 5 जून से 16 जून 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकों को समझना है। संप्रीति अभ्यास एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग प्रयास है जो दोनों देशों द्वारा बारी बारी से किया जाता है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता और सहयोग के पहलुओं को मजबूत और व्यापक बनाना है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो संप्रीति अभ्यास है ये किस देश के बीच जो है सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। और अभी जो है ये 10वां संस्करण आयोजित किया गया, 5 जून से 16 जून के बीच तक ये आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। यहाँ पर आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं, ये है राफेल नडाल। 2022 फ्रेंच ओपन आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था। यह 22 मई से 5 जून 2022 तक फ्रांस के पेरिस में स्टेड रोलैंड गैरोस में आयोजित किया गया था, जिसमें एकल, युगल और मिश्रित युगल खेल शामिल थे। ईगा स्विटेक जो है, इनका नाम ध्यान रखेंगे, ईगा स्विटेक, ये जो है महिला एकल स्पर्धा जीतने वाली बनी और अपना दूसरा फ्रेंच ओपन का ताज हासिल किया। और जो राफेल नडाल है, इन्होंने पुरुष एकल स्पर्धा जीती, जिसने अपने रिकॉर्ड विस्तार वाले 14वें फ्रेंच ओपन खिताब पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दोनों नाम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि 2022 फ्रेंच ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता, तो राफेल नडाल। महिला एकल का खिताब अगर पूछा जाए तो ईगा स्विटेक। यहाँ पर आप ये सूची देखेंगे फ्रेंच ओपन 2022 के विजेताओं की। अगर पुरुष एकल की बात की जाए तो राफेल नडाल, महिला एकल की बात की जाए तो ईगा स्विटेक, पुरुष युगल की अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर नाम देखेंगे मार्सेलो अरवलो और जीन जूलियन रोजर। महिला युगल यहाँ पर नाम देख सकते हैं दोनों, और मिश्रित युगल के यहाँ पर नाम देख सकते हैं। वैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया? तो अभी जो है दिल्ली सरकार ने ऐसा फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया। दिल्ली सरकार कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह उनका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की तैयारी में है। इसी क्रम में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली सरकार के सभी सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर करने का प्रस्ताव पेश किया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो
ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कॉलोनियों और सड़कों के नाम जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर किए जाने का फैसला किया गया? तो ध्यान रखेंगे दिल्ली में। तो दोस्तों ये थे 7 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, ऑस्ट्रेलिया। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। और दोस्तों ये जो पौधा है ये 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ शुरू हुए? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।